हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे, हम लूसेंट के बायो पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। लूसेंट के बायो पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फिज़िक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप इसे बार बार देख सकते हैं और बार बार रिवीजन कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को। इससे पहले हमने बायो के 4 क्लास कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन हम जब भी अपलोड करें तो आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए आज हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे। वायु, जल, भूमि अर्थात पर्यावरण, है ना। क्या है? वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, वो प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। अब हम एक एक प्रदूषण के बारे में जानते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है। जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य कणकीय पदार्थ, पीएम का जो तात्पर्य होता है ये इसे हम कणकीय पदार्थ कहते हैं, अर्थात पार्टिकुलेट मैटर। और एसपीएम जो का तात्पर्य होता है निलंबित कणकीय पदार्थ, अर्थात सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होता है। प्रमुख वायु प्रदूषक जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO कहते हैं, मतलब कि प्रमुख वायु प्रदूषक में कौन कौन से आते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, नाइट्रोजन की ऑक्साइड NO तथा NO2 और हाइड्रोकार्बन अमोनिया, तंबाकू का धुआं और फ्लूओराइड्स, धुएं के कण, एरोसोल्स इत्यादि जो होते हैं ये प्रमुख वायु प्रदूषक कहे जाते हैं। वायु प्रदूषक एस्बेस्टोस धूल फेफड़ा को, शीशा उदर को और पारा रक्त धाराओं को एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं और इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर का प्रयोग या ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। वात स्फीति वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय संस्थान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ये भी नई दिल्ली में, और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ये अल्मोड़ा में, और भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है, और वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान
कोयम्बटूर में है, और वन उत्पादकता केंद्र ये रांची में है, और राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान फरीदाबाद में, और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता में, और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ये भी कोलकाता में है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस सन 1973 ईस्वी में मनाया गया था। PAN का फुल फॉर्म क्या होता है? PAN का फुल फॉर्म होता है पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक गौण प्रदूषक है। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण दुर्घटना हुई थी। 3 दिसंबर कब हुआ था? 3 दिसंबर सन 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के कारण दुर्घटना हुई थी। दूसरा है जल प्रदूषण। जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं। जल के अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं, और पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.53% ही स्वच्छ है। जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, औद्योगिक अपशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। समुद्र जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से होता है। भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निच्छालक कहते हैं। ऑयल स्पिल्स। ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है, और इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। नदियों में जल प्रदूषण की जो माप है ये ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में चारों ओर फैली अनाच्छित या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चित या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ऊंची आवाज़ या शोर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। पराध्वनिक जेट ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। पराध्वनिक जेट जो है ये ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करते हैं। मृदा प्रदूषण। भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत अम्लीय वर्षा, खानों से प्राप्त जल, उर्वरक व कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, घुले खेतों में मल विसर्जन आदि मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। नाभिकीय प्रदूषण। ये प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है, और रेडियो एक्टिव प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। चिकित्सा में उपयोग होने वाले किरणों से प्राप्त होता है। चिकित्सा में उपयोग होने वाले किरणों से प्राप्त होता है। परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण। नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण। परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। शोध कार्यों से प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। अमेरिका में 28 मार्च 1979 को
अमेरिका में 28 मार्च 1979 को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक व भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी। प्रदूषकों का कोई दीर्घकालीन प्रभाव। प्रदूषक और प्रभाव: कार्बन मोनोऑक्साइड, लीवर और किडनी की क्षति, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर प्रभाव हो जाता है, धूल के कण से श्वास संबंधी रोग, और सीसा जो है ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित। प्राणी विज्ञान: प्राणी विज्ञान क्या है? प्राणी विज्ञान क्या है? प्राणी विज्ञान जो है इसके अंतर्गत जंतु तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान में जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत वर्गीकरण: संसार के समस्त जंतु जगत को 2 उपजगत में विभक्त किया गया है। पहला है एक कोशिकीय प्राणी, दूसरा है बहुकोशिकीय प्रणाली। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्रणाली को 9 संघों में विभाजित किया गया। स्ट्रोरर व यूसियंजर्स के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण: संघ प्रोटोजोआ। क्या है? संघ प्रोटोजोआ। प्रमुख लक्षण इसके हैं कि इनका जो शरीर होता है केवल एक कोशिकीय होता है। संघ प्रोटोजोआ का जो शरीर होता है ये एक कोशिकीय होता है, और इनके जीवद्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रचलन प्रधावों तथा पच्छवों या कसाबों के द्वारा होता है। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। संघ प्रोटोजोआ सभी जैविक क्रियाएं जैसे कि भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन एक कोश के शरीर के अंदर होती है। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। संघ पेरिफेरा: इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। खारे जल में संघ पोरिफेरा के सभी जंतु पाए जाते हैं। संघ पोरिफेरा इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण है कि ये बहुकोश के जंतु हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। संघ पोरिफेरा ये बहुकोश के जंतु हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। शरीर का असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। शरीर पर जो होता है असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि। संघ सिलेंट्रेटा संघ जो है ये सिलेंट्रेटा के प्रमुख लक्षण: ये प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती हैं, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोन, मूंगा आदि। संघ, अब यहाँ पे अगला होगा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीस। इसके प्रमुख लक्षण हैं: ये 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर, पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। उभयलिंगी जंतु हैं। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक और फीता कृमि जो हैं ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। संघ जो है
एस कैमलेंथीस। प्रमुख लक्षण है लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि और शरीर द्विपार्श्व समेत त्रिस्तरीय। आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें प्रमुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं, परंतु तंत्र का तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन जो होता है ये प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा होता है। यह एक लिंगी होते हैं। उदाहरण के लिए गोल कृमि जैसे कि एस्केरिस और थ्रेडवर्म, उच्चरेरिया इसके द्वारा फलेरिया होता है। एंटोरोबियस अर्थात जिसे पिनवर्म या थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है, उल्टियाँ भी होती हैं और कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। संघ एनिलिडा। प्रमुख लक्षण है कि शरीर लंबा पतला द्विपार्श्व सममित व खंडों में बटा हुआ होता है और प्रचलन मुख्यतया काइनिन के बने सीटी के द्वारा होते हैं। आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है और रुधिर लाल होते हैं। यौन तंत्र का तंत्र साधारण होते हैं। उत्सर्जी अंग विक्र के रूप में होते हैं और एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। केचुआ, जोंक और नेरिस आदि। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होता है और इसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। संघ आर्थ्रोपोडा। प्रमुख लक्षण। आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण होते हैं कि शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है और इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। ट्रेकिया गिल्स जो है ये बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग हैं। ये प्रायः एक लिंगी होते हैं। एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होता है और चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवाह में रहता है, कॉलोनी में रहता है। संघ जो है इकाइनोड या इसको बोलेंगे इकाइनोड्रमेटा। इसके प्रमुख लक्षण हैं इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं और जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता और पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। जेलीफिश, साइलफिश, क्राईफिश, सिल्वरफिश, कैटल फिश, स्टारफिश, हैगफिश, रेजरफिश, ब्रिटल्स स्टार आदि। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। ये समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। संघ मोलस्का। प्रमुख लक्षण है शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतराग और पाद। इसमें श्वसन गिल्स या टिंडिया द्वारा होता है। इसमें जो श्वसन होता है गिल्स या टिनिडिया के द्वारा होता है। इनमें कवच सदी उपस्थित होते हैं। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए घोंघा, सीपी आदि। अब जैसे कि मोलस्का प्रचलित नाम: सीप्रिया कौड़ी, डोरिस समुद्री नींबू, ऑक्टोपस श्रृंगमीन, 8 ओरल ओम और एप्लीसिया में समुद्री खरगोश, कुंडलिनी में उद्यान घोंघा और सीपिया में कटल फिश आते हैं। संघ कार्डेटा।
जिसके प्रमुख लक्षण हैं, इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। क्या होता है? नोटोकार्ड उपस्थित होते हैं। इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इनमें नालदाल तंत्र का रज्जु अवश्य पाया जाता है। कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं। संघ कार्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग जैसे कि मत्स्य वर्ग। प्रमुख लक्षण, ये सभी असमतापी जंतु होते हैं। इनका जो हृदय है द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। कुछ मछलियां कंकाल उपास्थि का बना होता है, यानी कि उनमें हड्डियां नहीं होती हैं, जैसे कि शार्क और स्कोलियोडन। शार्क हैं और स्कोलियोडियन में हड्डियां नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली ये गैम्बूशिया है, गैम्बूशिया। और अगला वर्ग है एम्फीबिया वर्ग, जिसके प्रमुख लक्षण हैं, ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमो त्वचा एवं फेफड़ों के द्वारा होता है और हृदय 3 वेशमी होते हैं, 2 अलिंद एवं 1 निलय होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेढक। मेढकों की टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। सरीसृप वर्ग, प्रमुख लक्षण जो है वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं और ये असमतापी जंतु हैं जो 2 जोड़ी पाद होता है। कंकाल पूर्णतया अस्थल होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। हृदय सामान्यतया त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। उदाहरण छिपकली, सांप, घड़ियाल और कछुआ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मेसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहा जाता है। डायनासोर इसी युग में थे। कब? किस युग में? मेसोजोइक युग में। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज, जिसे किंग कोबरा कहते हैं, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। कौन सी? हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है, हाइड्रोफिश। और मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम क्या है? तो इसका नाम है स्कंक। सांपों की स्कंक है। सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा अथवा तेल ग्रंथियों की सदृश होती हैं। अब हम जानेंगे पक्षी वर्ग, जिसके प्रमुख लक्षण हैं। इसका जो अगला पाद होता है उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका हृदय 4 वेशमी होता है, 2 अलिंद व 2 निलय। ये समतापी होते हैं। इनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है और समदनी पक्षी में वाक यंत्र है। उदाहरण के लिए कौवा, मोर, चिड़िया, तोता आदि। तीव्रतम पक्षी अवाबिल होते हैं। तीव्रतम पक्षी जो होते हैं अवाबिल होते हैं। उड़ ना सकने वाला पक्षी कीवी और एमू हैं, जो ये उड़ नहीं सकते। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी जो है ये हामिंगबर्ड है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक वर्ग का पुरातन पक्षी है, जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक कड़ी था। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर, कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है ये अलीपुर, कोलकाता में है और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है ये क्रूजर नेशनल पार्क जो दक्षिणी अफ्रीका में है। अस्तनी वर्ग, जिसके प्रमुख लक्षण हैं। अस्तनी वर्ग के प्रमुख लक्षण में त्वचा पर श्वेत ग्रंथियाँ एवं तैल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इनका हृदय 4 वेशमी होता है।
इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवारदंती कहा जाता है। इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता है, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़ करके बाह्य कण उपस्थित होते हैं। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा होता है। पहला है प्रोटोथेरिया, दूसरा है मेटाथेरिया, तीसरा है यूथेरिया। प्रोटोथेरिया अंडे देते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि एकिडीना और प्लेटिप्स। 2 होते, उदाहरण के तौर पे एकिडीना और प्लेप्ट्स। मेटाथेरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है, जैसे कि कंगारू। यूथेरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, औसतन 39 डिग्री सेल्सियस। कितना? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। कौन? डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। समुद्री व्हेल में लिम्ब फ्लीपर में परिष्कृत होते हैं। जंतु ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला ऊतकों को हम निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं। उपकला ऊतक। ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा होता है। ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे कि त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर। यह ऊतक शरीर के अतिरंग की चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। संयोजी ऊतक। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे कि रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की मृत्यु करता है। नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। पेशी ऊतक इसे संकुचनशील ऊतक कहते हैं। पेशी ऊतक जो है इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। शरीर की सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर के बनी होती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अरेखित। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होता है। अरेखित ऊतक, रेखित ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। तो अरेखित पेशी, यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे कि आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियाँ आदि। अरेखित पेशियाँ उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती हैं जो समयोगत करते हैं। रेखित पेशियाँ, ये पेशियाँ शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार गति करती है। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर के टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। हृदय पेशी, ये पेशियाँ केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती हैं। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कुल्हा की मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। स्टेपिडियस। तंत्रिका ऊतक, इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। ये 2 विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। पहला है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और दूसरा है न्यूरोग्लिया।
यह ऊतक शरीर में होने वाले सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती हैं। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है और जिसका पीएच जो होता है 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। प्लाज्मा ये रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और 90% भाग जल, 7% भाग प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। प्लाज्मा के जो कार्य होते हैं ये पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सेरम जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। रुधिराणु ये रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और तीसरा है रक्त बिंबाणु या हम इसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त बिंबाणु को ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी और श्वेत रक्त कणिका जैसे डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयाउतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद के तौर पर जैसे ऊंट और लामा नामक स्तनधारियों की आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता लेकिन केंद्रक लामा और ऊंट में होता है। आरबीसीज का निर्माण अस्थिमज्जा अर्थात बोन मेरो में होता है। आरबीसीज का जो निर्माण होता है ये बोन मेरो या अस्थिमज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसीज के निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में जो इसका निर्माण होता है ये यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इसकी जो मृत्यु है लीवर और स्प्लीन था जैसे प्लीहा में होता है। इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसीज का कब्र कहा जाता है। यकृत और प्लीहा को आरबीसीज का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हिमेटिन है और आरबीसीज का मुख्य कार्य होता है शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसीज का 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनकी आरबीसीज में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसीज की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिर कण नहीं होते हैं। तो श्वेत रक्त कणकों के विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और ये बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है
तो आप इसे ज़रूर देखें और अपने हित मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।